ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक ब्लॉक है और स्प्रिंग है, पर यहाँ पे बस एक अंतर है कि जो पुली यूज की गई है वो पुली आइडियल नहीं है, यानी कि वो स्मूथ नहीं है, ठीक है ना, वो रफ है और उसका मास भी है, उसकी रेडियस भी है। तो अब इसका टाइम पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए बेस्ट मेथड रहता है अगर आप एनर्जी मेथड का यूज करो। क्योंकि सिर्फ ब्लॉक ही मूव नहीं करेगा, यहाँ पे आप देखो तो पुली भी उसके साथ घूमने लगेगी, क्योंकि पुली क्या है, रफ है। तो ट्रिक भी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, एनर्जी मेथड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखी जाती है। तो स्टेप 1 में इक्विलिब्रियम कंडीशन लिख देता हूँ। यहाँ पे टेंशन है अगर टी, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम में है सब कुछ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टी इक्वल होना चाहिए mg के। यहाँ अगर टी है तो यहाँ भी क्या होगा इस सिचुएशन में, तो टी, क्योंकि सब इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पे क्या होगा 2t। हम कह सकते हैं कि k इंटू एक्स नॉट, जो इनिशियल एक्सटेंशन होगा, ये इक्वल होना चाहिए 2t के या 2mg के। तो ये स्टेप 1 खत्म हो गया। स्टेप 2 में आप सिस्टम की एनर्जी लिखते हो। तो मान लो कि ब्लॉक को हमने नीचे डिस्प्लेस किया x और उसके पास एक स्पीड आ गई v। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई माइनस एम जी एक्स। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। स्प्रिंग कितने से एक्सटेंड होगी? स्प्रिंग एक्सटेंड होगी x/2 से। समझ आता है? तो स्प्रिंग के अंदर एनर्जी हो गई हाफ के एक्स नॉट एक्सटेंशन पहले से था प्लस x/2 अभी आया का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये पुली भी रोटेट कर रही होगी, तो पुली के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? ठीक है, पुली की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकता हूँ मैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, क्या पुली के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी? हाँ, अगर हमारा ब्लॉक v से मूव कर रहा है तो ये पुली नीचे किससे मूव कर रही होगी? v/2 से। समझ आता है? तो उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ मास ऑफ पुली, जो कि m ही लिया है मैंने, ठीक है ना, इंटू v/2 का होल स्क्वायर। समझ आ रहा है? ये हमने टोटल एनर्जी लिख दी है। अच्छा, पुली का मास नीचे भी आया है, और कितना नीचे आया है? x/2 नीचे आया है, तो माइनस mg(x/2). ये मैंने पूरे सिस्टम की टोटल एनर्जी लिख पाई है। बात समझ आया? मैंने ब्लॉक के लिए पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, पुली की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, पुली की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और पुली की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सब कुछ लिखा है। स्टेप 3 में क्या करते हैं हम, dE/dt इज इक्वल टू 0, यानी इसी चीज को डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमें मिलेगा माइनस एम जी, dx/dt की वैल्यू हो गई v प्लस हाफ इंटू एम, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v इंटू dv/dt, ये हो गया एक्सेलरेशन, प्लस हाफ इंटू k, इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन चेन रूल से करें तो 2 इंटू एक्स नॉट प्लस x/2, अंदर डिफरेंशिएट करोगे इंटू 1/2 इंटू dx/dt। बात समझ आ रही है? वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, प्लस हाफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, v/r। बात समझ आ रही है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी कि v²/r²। इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, ठीक है ना। एक सेकंड, पहले वैल्यूज लिख देता हूं मैं। हम्म यहाँ टर्म आएगी d/dt ऑफ हाफ आई है mr²/2 इंटू v²/r², इसका डिफरेंशिएशन, प्लस हाफ m 2 आगे आएगा इंटू v/2 इंटू dv/dt एक्सेलरेशन, माइनस mg/2 dx/dt वेलोसिटी। ये होना चाहिए 0। v को गायब कर देते हैं हर जगह से, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, या पहले लिख लो, एक टर्म डिफरेंशिएट नहीं हुई है, काट दिया, प्लस mva प्लस k/2 x नॉट
प्लस एक्स बाई टू इंटू वी प्लस यहाँ क्या आ जाएगा m बाय 4 इंटू वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v dv बाई dt एक्सेलरेशन प्लस m a v बाई टू माइनस m g v बाई टू इज इक्वल टू 0। अब मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, v गायब हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें माइनस एम जी प्लस एम ए प्लस के एक्स नॉट बाई टू प्लस के एक्स बाय 4 प्लस v गायब हो चुका है 2 एम ए बेसिकली एम ए बाय 2 प्लस एम ए बाय 2 माइनस एम जी बाई टू इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें मिलेगा माइनस 3 mg बाई टू, एम ए यहाँ पर है प्लस एम ए बाई टू प्लस एम ए बाई टू यानी कि प्लस 2 एम ए प्लस के एक्स नॉट बाई टू प्लस के एक्स बाय 4, ये होना चाहिए क्या 0। कंडीशन क्या दी गई थी हमें ये देख लो, के एक्स नॉट यहाँ पे है हमारे पास के एक्स नॉट बाई टू और माइनस 3 mg बाई टू, के एक्स नॉट इक्वल है 2 mg के, कैंसिल आउट हो रहा है कि यहाँ पे। अच्छा मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन में एक गलती और की, यहाँ पे टेंशन 2t तो हो गई होगा पर साथ ही साथ पुली के मास को भी तो बैलेंस कर रहा होगा एक्सटेंशन, तो के एक्स नॉट 2 mg के साथ प्लस किसकी इक्वल होना चाहिए, पुली का मास जो है mg, उसको भी तो बैलेंस कर रहा होगा इक्विलिब्रियम पे। अरे सही बोल रहा हूँ क्या मैं, सिर्फ 2t थोड़ी होगा टेंशन, 2t टेंशन तो किस वजह से है ब्लॉक की वजह से, पर पुली को भी बैलेंस किया है तो प्लस mg, यानी के एक्स नॉट बराबर है 3 mg के। यहाँ पे आप देख सकते हो के एक्स नॉट कट जाएगा 3 mg से और आपको यहाँ पे मिल जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस के बाय 4 इंटू 1 बाई 2m इंटू एक्स, यानी कि माइनस के बाय 8m इंटू एक्स। ये आया आपके पास क्या एक्सेलरेशन, इसे लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमें मिल गया यहाँ से ओमेगा, टाइम पीरियड की वैल्यू मिली 2 पाई अंडर रूट m बाय के। समझ आया, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ इसके डिफरेंशिएशन में यहाँ नीचे एक 4 आएगा, ठीक है, एम ए बाय 4, तो यहाँ आता एम ए बाय टू प्लस एम ए बाय 4, ठीक है। उससे क्या हो जाता है टोटल 2 एम ए की जगह पे ये हो जाएगा 3 एम ए बाय 4 प्लस एम ए, यानी 7 एम ए बाय 4, है ना। अरे हाँ ना तो बोलो, कुछ करते ही नहीं हो। तो बाय 7 आ जाएगा ना, सिर्फ यही कहना चाह रहे हो, बाय 7 आ जाएगा यहाँ, है ना। तो आंसर में भी यहाँ पे 7 आ जाएगा, कैलकुलेशन एरर हो गई थी। बाकी कॉन्सेप्ट समझ आया, टोटल एनर्जी लिखनी है, डिफरेंशिएट करना है, जीरो की इक्वल करना है, फिर फाइनल सॉल्यूशन पता कर लेना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं अब। उसे हम कहते हैं एंगुलर एसएचएम। तो अभी तक सारे एसएचएम जो हुए थे वो लीनियर थे, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन पे हो रहे थे, ठीक है ना। अब जो एसएचएम है वो एंगुलर एसएचएम है, यानी कि किसी कर्व्ड पाथ के ऊपर अगर आपका एसएचएम हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो उसे एंगुलर एसएचएम बोला जाता है। जैसे कि मान लो हमारे पास एक बोल है, एक कटोरा है, ठीक है, उसमें बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मान लेते हैं एक बीड रखी हुई है, इसे आप हल्का सा राइट में ले जाके छोड़ दो, ऊपर ले जाके, तो ये क्या करेगी, कंटिन्यूसली इस तरह से ऑसिलेट करती रहेगी कि नहीं। तो ये जो मोशन है ये एसएचएम कहलाता है। बस ये याद रखना कि जो एंगल ऑफ ऑसिलेशन है, जो एंगल ऑफ ऑसिलेशन है, थीटा इज स्मॉल,
स्मॉल थीटा के लिए ऐसे बेसिकली एसएचएम माना जाता है। एसएचएम होता ही छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के लिए है, ठीक है ना। तो इसे हम कह सकते हैं क्या, एसएचएम। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो बड़ी जल्दी से मैं बता सकता हूँ। यहाँ मैं लीनियर लिख देता हूँ और यहाँ मैं एंगुलर लिख देता हूँ। जैसे लीनियर इक्वेशन, लीनियर एसएचएम की कंडीशन जो होती है कि फोर्स इक्वल होना चाहिए माइनस के एक्स के, तो यहाँ कहा जाता है कि एंगुलर एसएचएम की कंडीशन होती है टॉर्क ये होना चाहिए सी थीटा। क्या है ये सारी चीजें, तो यूजुअल मीनिंग है, यहाँ ये होता है आपका रीस्टोरिंग फोर्स, ये होता है रीस्टोरिंग कांस्टेंट, है कि नहीं। यहाँ ये होता है रीस्टोरिंग टॉर्क और ये होता है रीस्टोरिंग कांस्टेंट। एक्स जहां पे स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है ना। अच्छा, यहीं से हमने एक चीज और निकाली थी, एक्सेलरेशन एसएचएम के लिए क्या कहलाता है। एक्सेलरेशन अगर जनरल एसएचएम के लिए बोला जाए तो एक्सेलरेशन होता है माइनस के बाय एम इंटू एक्स, है कि नहीं, जिसे हमने कहा था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां मैं कह सकता हूं कि बेसिकली एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, तो वो हो जाएगा सी बाय आई इंटू थीटा, और इसको यहां पे कह देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, सी बाय आई। तो याद रखना, फॉर एंगुलर एसएचएम जो ओमेगा होगा वो हो जाता है अंडर रूट सी बाय आई। तो बेसिकली के की जगह पे सी और मास की जगह पे आई, हर फॉर्मूले के अंदर अगर आप पुट कर दो तो वो एंगुलर एसएचएम का फॉर्मूला हो जाएगा। फाइनली अगर मैं बोलूँ टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम, तो वो लिख सकते हो आप टी 2 पाई बाय ओमेगा या 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। इसे एक चीज और बोली जाती है, इसे हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ फिजिकल पेंडुलम। हालांकि हर एसएचएम के लिए वैलिड है ये, पर बुक्स में आपको इस फॉर्मूले से मिलेगा ये, ठीक है ना। बुक में कई सारे फॉर्मूले हैं अलग अलग तरह के एंगुलर एसएचएम के, कोई सा याद करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाएंगे। तो देख लेते हैं फिजिकल पेंडुलम होती क्या है। फिजिकल पेंडुलम का मीनिंग है कि आपने कोई भी आर्बिट्ररी शेप लिया है इस तरह से, उसको किसी एक पॉइंट से हिंज कर दिया है और उसे छोड़ दिया, तो जब वो इक्विलिब्रियम में रहेगी तो बताओ क्या होगा। अगर कोई टेढ़ी सी ऑब्जेक्ट थी, उसे कील से हमने एक जगह से गाड़ दिया, तो वो किसी शेप में रह जाती है इक्विलिब्रियम में। तो जब भी इक्विलिब्रियम होगा तब मैं एक चीज जरूर कह सकता हूँ कि जो सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास होगा वो एकदम हिंज के नीचे आना चाहिए, क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास एकदम हिंज के नीचे नहीं आएगा तो हिंज के अबाउट mg का टॉर्क आ जाएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट को घूमना चाहिए। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, सेंटर ऑफ मास मस्ट बी बिलो द हिंज। समझ आई बात, हिंज के नीचे होना चाहिए सेंटर ऑफ मास। अब इसका टाइम पीरियड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो बात यही है, आपको क्या करना होगा, स्लाइटली डिस्प्लेस। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप क्या करो, स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो मीन पोजीशन से बाय एंगल थीटा। एक बार आपने थीटा से डिस्प्लेस कर दिया, ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास भी यहां पहुंच गया है। समझ आ रही है बात, सीधे सीधे से अब मैं क्या लिख सकता हूं, टॉर्क बराबर सी थीटा,
जो भी नेट रिस्टोरिंग टॉर्क हो उसे इक्वल कर दो सी थीटा के, और टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो किससे, 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। ठीक है ना, ठीक है। टू पाई अंडर रूट आई बाय सी। एक बार अगर आपको आई पता हो तो बस आ जाएगा। नेगेटिव साइन आता है, बिल्कुल आता है। फालतू के सवाल क्यों पूछ रहे हो यार, नेगेटिव नहीं आएगा तो फिर एसएचएम कैसे होगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल में करके बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक रॉड है, मास m, लेंथ l, यहां से हिंज कर दी गई है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, और क्वेश्चन है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। कर सकता हूं मैं, हाँ। क्या करना है मुझे, स्लाइटली डिस्प्लेस करना है थीटा एंगल से। ये कर दिया मैंने। पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पहुंच गया होगा। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस तो फिक्स ही रहेगी L/2। सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगेगा mg, और कोई फोर्स नहीं। हिंज के अबाउट टॉर्क लिखना है आपको, तो टॉर्क अबाउट O अगर मैं लिखता हूँ तो वो मुझे मिलेगा कितना, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये है, ये एंगल मैंने माना था कि मैंने थीटा से डिस्प्लेस किया है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी L/2 साइन थीटा। बात समझ आई। इसे इक्वल करना होता है सी थीटा के, क्योंकि यही आपका नेट रिस्टोरिंग टॉर्क है कि नहीं। अच्छा, अब थीटा इज स्मॉल, ये मैंने शुरुआत में ही बता दिया आपको, वो इसलिए क्योंकि अब मैं साइन थीटा को लिख दूंगा थीटा, तभी तो कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ मिलेगा mg L/2, थीटा बराबर होना चाहिए सी थीटा, सी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी mg L/2। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एज ऑफ द रॉड ml²/3 बाय सी की वैल्यू mg/L/2। टाइम पीरियड मिलेगा 2 पाई अंडर रूट 2L/3 जी। कोई डाउट किसी को, कोई डाउट। एक और करके बता देता हूं मैं, जिसे हेडिंग की तरह भी लिखाया जाता है, जो है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम सबको पता भी है फॉर्मूला, पर देखो इससे कैसे आएगा। तो सिंपल पेंडुलम में बेसिकली एक हिंज होता है, एक थ्रेड होता है, और यहाँ आपका बॉब होता है जिसका मास m है, लेंथ l है। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है मान लो। तो मैं क्या करूंगा, थ्रेड को रोटेट कर दूंगा किसी एंगल थीटा से, इस पे फोर्स लग रहा होगा mg। मैं लिखूंगा रिस्टोरिंग टॉर्क अबाउट O। टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि क्या हो जाएगी L साइन थीटा। ये होना चाहिए क्या, सी थीटा। थीटा इज स्मॉल, बार बार नहीं लिखूंगा मैं, आखिरी बार लिख रहा हूँ, थीटा इज स्मॉल। तो यहाँ से आपको मिलेगा mg/L थीटा बराबर सी थीटा। सी की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, mg/L। टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई बाय सी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक m मास की ऑब्जेक्ट l डिस्टेंस पर SHM कर रही है, तो m मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया l डिस्टेंस पे जो होता है वो होता है ml² बाय mg/L। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 पाई अंडर रूट L/g। यही फॉर्मूला आता है, एंगुलर SHM से भी निकाल सकते हैं। कोई डाउट किसी को, बोलो, कोई डाउट नहीं है। चलो क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं।
ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। ठीक है ना, पहला वाला ये रहा, ये तो सेम ही हो गया। तो हिंज में नीचे ले लेता हूँ L/4 डिस्टेंस, M, L आपको दिया हुआ है। और देख लेते हैं दूसरा, ले लो मान लो यहाँ पे आपके पास एक रिंग M, R सरकमफ्रेंस पे हिंज किया गया है। करो दोनों फटाफट। चलो देखो, पहला वाला हम इस तरह से घुमा देंगे इसे, ये एंगल मान लो थीटा है, mg यहाँ पे लगेगा, हिंज से mg की डिस्टेंस जो होगी वो L/4 होगी। ठीक है, तो टॉर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा mg इंटू L/4 साइन थीटा, ये होना चाहिए सी थीटा। तो सी की वैल्यू मुझे मिल गई mg L/4। सही है, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई √I। तो I हम लिखेंगे I अबाउट सेंटर ऑफ मास mL²/12 प्लस mL/4 का होल स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम बाय C जो कि है mg L/4। ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 2 पाई √ कितना आ गया ये mL²/12 प्लस mL²/16 है ना। तो सॉल्व कर लो, mL² कितना आता है ये 9। ओके 7L/12G। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है ना, सेकंड में देख लो, सेकंड में आपका सेंटर ऑफ मास अभी जो है वो एकदम बीचों बीच में होगा। जैसे आप थीटा से घुमा दोगे सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ आ जाएगा, ये एंगल हो गया थीटा, mg लगेगा यहाँ। फिर से मैं लिखूँ टॉर्क, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी mg इंटू r साइन थीटा, ये होना चाहिए सी थीटा। तो सी की वैल्यू आ गई कितनी mg/r। बस, टाइम पीरियड क्या हो गया 2 पाई √I, एच के अबाउट क्या हो जाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम mr² प्लस mr² बाय mgr। तो 2mr² प्लस mgr यानी कि 2 पाई √2r/g। समझ आया। तो एक जनरल पैटर्न भी तुम्हें दिख गया होगा, क्या हो जाता है वो पैटर्न मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। वो है if distance of center of mass from hinge is L। अगर आपको ये दे दिया जाए कि distance of center of mass from hinge is L and only gravity is the restoring force, only gravity is the restoring force, सिर्फ ग्रेविटी वो फोर्स है जो कि आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, तो C की वैल्यू हमेशा क्या आ जाती है mgl ही आ जाती है। वो थीटा तो कटने ही वाला है जब भी हम सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूले को कुछ लोग इस तरह से भी याद रखते हैं, टाइम पीरियड 2 पाई √I/mgl। ठीक है ना, तो चाहो तो ये याद रख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा हमेशा पूरा प्रोसेस फॉलो कर लो, तो ये सब कंडीशन वगैरह याद नहीं रखनी पड़ेगी कि जब डिस्टेंस पता हो तो ये करो, नहीं पता हो तो वो करो, है ना। सिंपल सा है, बस हमेशा mg इंटू एल ही आने वाला है, हिंज से जब भी डिस्टेंस होगी थीटा कट ही जाएगा। तो पुट कर दिया, बुक्स में आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा इसलिए मैंने लिखा दिया है। कोई कष्ट या समस्या बोलो।
चलो, तो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, डिस्टेंस ऑफ हिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फॉर मिनिमम टाइम पीरियड। मिनिमम टाइम पीरियड, तो जैसा कि हमें समझ आया है कि अलग अलग डिस्टेंस अगर आप सेंटर ऑफ मास से रखोगे हिंज की, तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, तो अलग अलग टाइम पीरियड आने वाला है। तो मान लेते हैं कि ये आपका सेंटर ऑफ मास है और ये आपका हिंज है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास से हिंज की डिस्टेंस अगर L है, तो L की वैल्यू होनी चाहिए क्या, वैल्यू ऑफ L फॉर T मिनिमम, मिनिमम टाइम पीरियड के लिए। ट्राई करो जरा। चलो देखो, तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है कि टाइम पीरियड हो जाता है 2π√I/c, ठीक है ना। या मैं कह सकता हूँ कि टाइम पीरियड हो जाता है 2π√I/mgl, दोनों एक ही बात है। अच्छा, I किसके अबाउट लिखा जाता है, I लिखा जाता है अबाउट हिंज। बात समझ आई कि नहीं, I लिखा जाता है अबाउट हिंज। तो I अबाउट हिंज जो होगा वो हमेशा होगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ml²। अगर L है डिस्टेंस आपके हिंज और सेंटर ऑफ मास के बीच में, तो मैं कह सकता हूँ कि I अबाउट हिंज जो होगा वो आ जाएगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ml²। यानी टाइम पीरियड को मैं क्या कह सकता हूँ, 2π√I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस ml² बाय mgl। सही कहा है क्या मैंने एकदम। आपको क्या करना है, टाइम पीरियड को मिनिमाइज करना है, टाइम पीरियड को हमें मिनिमाइज करना है। तो मुझे क्या कर देना चाहिए, वेरिएबल क्या है, सिर्फ L वेरिएबल है। तो अगर मैं dt/dl को 0 कर दूं, तो मुझे L की वो वैल्यू मिल जाएगी जब टाइम पीरियड क्या होगा, मिनिमम। ठीक है, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करने चलोगे तो d/dl ऑफ 2π√I सेंटर ऑफ मास बाय mgl प्लस m से m कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा L/g। मेरे हिसाब से यही बचने वाला है कि नहीं। इसे अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो इसे अगर आप डिफरेंशिएट करते हो, 2π तो कांस्टेंट है, इसे हमें डिफरेंशिएट करके 0 करना है। 2π तो वैसे ही 0 में चला गया। यहाँ आपको पहले मिल जाएगा 1/2 ICOM बाय mgl प्लस L/g की पावर -1/2। अंदर जाके डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, ICOM बाय ये, तो -ICOM बाय mgl² प्लस 1/g, है ना। ये हो जाना चाहिए 0। अब ये चीज़ तो 0 हो नहीं सकती कभी, ठीक है ना। तो 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगी सीधे और आपको मिलेगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास बाय mgl², ये इक्वल होना चाहिए क्या, 1/g। और यहाँ से हमें L की वैल्यू मिल जाएगी। L की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से G से G कट गया, L की वैल्यू मिलेगी √ICOM बाय m। सही किया क्या मैंने। तो अगर आप इतनी डिस्टेंस पे रहते हो, प्लस माइनस दोनों साइड, किसी भी साइड बेसिकली, अगर आप इतनी डिस्टेंस पे रहते हो सेंटर ऑफ मास से, तो फिर आपका टाइम पीरियड कैसा हो जाएगा। अगर L ये रहता है तो फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो ये L हो गई आपकी क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम हिंज where time period is minimum। कोई डाउट है तो बोलो जरा। तो कोई डाउट किसी को, क्या आ गया हमारे पास, लेंथ अगर ये रहती है तो फिर हम कह देंगे कि टाइम पीरियड कैसा होगा, मिनिमम। अब देखो, अगर दिया गया है कि k है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, याद है कि भूल गए, k है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन, कितने लोगों को याद है।
तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या आ जाता है? अगर रेडियस ऑफ गायरेशन के है तो आई अबाउट सेंटर ऑफ मास हमेशा एम के स्क्वायर आता है। उसे उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो m से m भी कट जाएगा, तो l की वैल्यू आएगी प्लस माइनस k। ये रिजल्ट याद रखना अब आसान है। अगर आपके हिंज की डिस्टेंस आपके सेंटर ऑफ मास से रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल है, तो फिर टाइम पीरियड कैसा रहता है? मिनिमम रहता है। अरे समझ आया क्या? बोलो। ठीक है ना? देखो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है और मास m है, लेंथ l है। तो ये बोल देता हूं मैं x, वैल्यू ऑफ x फॉर टाइम पीरियड टू बी मिनिमम। ठीक है ना भाई? और दूसरी चीज t मिनिमम है कितना, वो भी बता दो। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड। x की वैल्यू पहले चाहिए, तो x होना चाहिए किसके इक्वल? रेडियस ऑफ गायरेशन के मिनिमम टाइम पीरियड के लिए। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ml²/12। रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए इसको इक्वल कर दो m के स्क्वायर के, तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी √l/12। इतनी डिस्टेंस पे अगर हम रखेंगे, दिस इज x, इतनी डिस्टेंस पे अगर आप रखते हो तो टाइम पीरियड मिनिमम होगा। समझ आई बात? अच्छा, अब टाइम पीरियड मिनिमम होगा कितना, तो मैं फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, 2π√i, उस पॉइंट के अबाउट जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, बाय mgl, ये जो सेपरेशन है। ठीक है ना? तो वो हो जाएगा 2π√i, क्या हो जाएगा? i हो जाएगा ml²/12 प्लस m इंटू √l/12 का होल स्क्वायर। ये हो गया i अबाउट हिंज बाय mgl। समझ आई क्या बात? यहाँ से हमें मिल जाएगा ये शायद 2π√l/6g। सही है क्या? ये l/√12 होगा, सॉरी एक सेकेंड। सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस जो l है, नहीं i/l, ये होगा l/√12। ठीक है ना? तो यहाँ एक √12 और आ जाएगा। अब सही है? अब तो सही। सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस बेसिकली कितनी है? l/√12 है ना? तो ml²/12 प्लस ml²/12 ml²/6 mgl/√12। क्लियर है? कर सकते हो क्वेश्चन, सिंपली याद रखना है रिजल्ट, तो डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, बस ये फायदा होगा। चलो, और देखो इसी पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अब मैं जनरल क्वेश्चन करा रहा हूं, कैलकुलेटिंग टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम। ठीक है ना? तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर एक रॉड हिंज्ड है। ये हॉरिजॉन्टल स्टेट में है, समझ रहे हो? आप टॉप व्यू देख रहे हो, यहाँ से ये हिंज्ड है कोने से, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k। ठीक है ना? द रॉड इज स्लाइटली रोटेटेड एंड रिलीज्ड। तो टाइम पीरियड क्या होगा? देखो,
तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो ग्रेविटी का तो कोई रोल ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं किसी भी एक डायरेक्शन में स्प्रिंग को रोटेट कर देते हैं। मान लो मैंने ऊपर की तरफ रोटेट कर दिया किसी एंगल थीटा से, ठीक है ना, तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा। और एक्सटेंशन कितना आया होगा आप देख सकते हो, ये लेंथ अगर एल है, ये लेंथ अगर एल है तो एक्सटेंशन एल थीटा आया होगा। स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी वो किधर की तरफ लगाएगी, नीचे की तरफ। बात समझ आ रही है? तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, वो हो जाएगी के इंटू एक्सटेंशन जो कि है एल थीटा। अब मैं लिखूंगा रिस्टोरिंग टॉर्क। तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑफ फोर्स, फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, उसकी डिस्टेंस कितनी है एल, यानी कि के इंटू एल थीटा इंटू एल, ये होना चाहिए सी थीटा। थीटा से थीटा गायब हो जाएगा और यहाँ से सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी के एल स्क्वायर। एक बार सी मिल गया तो टाइम पीरियड अब आसानी से 2 पाई अंडर रूट आई बाई सी, एच के अबाउट आई होता है एम एल स्क्वायर बाई 3 और सी की वैल्यू है के एल स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m/3 के हमें मिल जाएगा। कोई डाउट किसी को? जल्दी बोलो, नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ हल्का सा डिस्प्लेस करो, किस स्प्रिंग ने किस तरफ फोर्स लगाया होगा वो फोर्स ड्रॉ कर लो, उस पॉइंट से डिस्टेंस पता ही है, टोटल टॉर्क लिखो और निकाल लो। एक और ट्राई कर लो सेम। एज के अबाउट हिंज्ड है, एक स्प्रिंग यहाँ लगी हुई है और एक स्प्रिंग यहाँ लगी हुई है, ठीक है। ये बोल देता हूँ मैं के है, ये मान लो 2k, m कॉमा एल, सब कुछ हॉरिजॉन्टल है, समझ रहे हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यानी कि ये स्प्रिंग भी हॉरिजॉन्टल है। और ये डिस्टेंस बोल देता हूँ मैं है 3l/4। तो आपको बताना है टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन। चलो देख लेते हैं। तो फिर मैं इसे थीटा से घुमा देता हूँ, मान लो मैंने ऐसे थीटा से घुमा दिया, तो यहाँ एक्सटेंशन कितना आएगा, यहाँ आएगा 3l/4 इंटू थीटा, ठीक है ना, आर्क की लेंथ लगभग, और ये आ जाएगा आपका एल थीटा। तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगी नीचे, इसे F1 कह देते हैं, ये लगाएगी नीचे, इसे F2 कह देते हैं। तो नेट टॉर्क जो होगा सेम डायरेक्शन में ही दिख रहा है हमें, दोनों इनटू द प्लेन लगा रहे हैं, वो हो जाएगा F2 इंटू 3l/4 प्लस F1 इंटू एल। F2 F1 की वैल्यू पुट कर दो, तो F2 की वैल्यू हो जाएगी 2k इंटू 3l/4 इंटू थीटा इंटू 3l/4 प्लस F1 जो हमारे पास कितना है k इंटू एल थीटा और इंटू एल, ये हो जाना चाहिए सी थीटा। थीटा गायब हो गया, सी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी कितनी, ये हो गया 9l² बाय 8 प्लस के एल स्क्वायर, ठीक है ना, यानी कि 17 k l² बाय 8। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 2 पाई यानी कि ml² बाय 3 इंटू सी 17 k l² बाय 8 यानी √8m/51k। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? एक और करने की जरूरत है या समझ गए हो ये वाले टाइप के क्वेश्चन? बोलो भाई जल्दी। कितनी भी स्प्रिंग दे दूं मैं, कहीं भी स्प्रिंग दे दूं, तुम समझ ही सकते हो कैसे निकालना है ना? तो एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। बेटा हॉरिजॉन्टल, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो डायग्राम कैसा है। हम टॉप व्यू देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ये सब कुछ टेबल पे है,
ठीक है ना। टेबल ऐसी है, अगर ऐसी आपकी टेबल है तो स्प्रिंग ऐसे थी, एक स्प्रिंग ऐसे थी, एक इसके पीछे थी, रॉड खुद हॉरिजॉन्टल है, ग्रेविटी नहीं लग रही है कहीं भी। अगर तुम यही नहीं समझ पाओगे तो सवाल कर कैसे पाओगे? थोड़ा विजुअलाइजेशन तो लाओ अपने अंदर। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से करना। तो सेंटर पे हिंज किया गया है, m, l दिया गया है, फिर से सब कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। ठीक है ना, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाई गई है और यहाँ एक रबर बैंड लगाया गया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप k ही मान सकते हो। ठीक है ना, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी k है। बस ये डिस्टेंस l/2 है। अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा? एक साइड रबर बैंड है जो स्प्रिंग की तरह काम करती है, पर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और इधर एक लिटरल स्प्रिंग है। तो रबर बैंड आने से हुआ क्या होगा, तो आपको ये समझना है रबर बैंड आने से होगा क्या। तो जब मैं इसे इस तरह से डिस्प्लेस करता हूं अगर, तो ठीक है, रबर बैंड में एक्सटेंशन आएगा, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा l/2 इंटू थीटा, रबर बैंड में एक्सटेंशन आएगा l/2 इंटू थीटा। लेकिन आप इमेजिन करो जब ये ऐसी सिचुएशन होगी, उस समय स्प्रिंग में तो कंप्रेशन आएगा, तो स्प्रिंग तो फोर्स लगाएगी पर रबर बैंड तो स्लैक हो जाएगी। तो आधे पोर्शन के लिए तो दोनों काम कर रहे हैं, और आधे पोर्शन के लिए सिर्फ एक स्प्रिंग काम कर रही है, रबर बैंड स्लैक हो जाती है तो वो कोई फोर्स नहीं लगाती। तो एक एसएचएम के लिए तो दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, और दूसरे एसएचएम के केस में एक ही सिर्फ स्प्रिंग हमारी फोर्स लगा रही है। तो पहला केस अगर मैं ले लेता हूं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि स्प्रिंग का फोर्स आएगा नीचे F1 और इसका फोर्स आएगा ऊपर F2। ठीक है ना, F1 की वैल्यू क्या होगी, k इंटू l/2 इंटू थीटा, F2 की वैल्यू क्या होगी, k इंटू l/2 इंटू थीटा। ये जब मैं मान रहा हूं कि रॉड ऊपर गई है। ठीक है ना, तो नेट टॉर्क अगर मैं लिखूं तो वो टॉर्क आ जाएगा आपके पास k इंटू l/2 इंटू थीटा इंटू l/2, प्लस दोनों सेम ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, k इंटू l/2 इंटू थीटा इंटू l/2। तो ये मिल जाएगा आपको KL²/4 प्लस KL²/4 यानी KL²/2। समझ आई क्या बात? इसी को हमें इक्वल करना था किसके, सी थीटा के। आपको यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिल गई, KL²/2। एक बार सी मिल गया तो टाइम पीरियड बता सकता हूं मैं 2π√I, जो कि होता है ml²/12 इंटू KL²/2, यानी कि 2π√m/6k। यह आया आपका पहला वाला टाइम पीरियड। तो दोनों अगर स्प्रिंग होती या दोनों इस तरह से ही फोर्स लगाती रहती हमेशा, तो पूरा टाइम पीरियड वो आ जाता। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन है, जिसे मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं, ऐसी सिचुएशन है, उस समय पर रबर बैंड का फोर्स नहीं लगेगा, रबर बैंड इज स्लैक, है कि नहीं? तो रबर बैंड अगर हमारी स्लैक है तो फिर सिर्फ कौन फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स। F1 हो जाएगा k इंटू l/2 इंटू थीटा इंटू l/2, ये हो गया टॉर्क 1, सॉरी, टॉर्क ऑफ 1। जबकि F2 की तो वैल्यू ही 0 हो जाएगी स्प्रिंग के फोर्स की। तो ये आ गया KL²/4, ये इक्वल होना चाहिए सी थीटा। तो C की वैल्यू आपको मिल गई KL²/4, जो पिछले केस में थी KL²/2। तो T2 जो आपको मिलता है वो मिलता है 2π√I, तो वो तो अब भी वही है ml²/12 बाय C हो जाता KL²/4। तो T2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाती, √L, सॉरी m/3k। बात समझ आती है? लेकिन पूरा पूरा मोशन ऐसा भी नहीं हुआ है, पूरा मोशन ऐसा भी नहीं हुआ कि रबर बैंड ने फोर्स नहीं लगाया हो। तो आधा मोशन तो दोनों की वजह से होता है, और आधे मोशन में सिर्फ एक ही काम करता है। तो इफेक्टिवली टाइम पीरियड जब आपसे पूछा जाएगा टी नेट, तो उसे मैं कह सकता हूँ T1/2 प्लस T2/2। बात समझ आई? यानी कि हाफ ऑफ 2π√,
m बाय 6k प्लस अंडर रूट m बाय 3k। यानी टाइम पीरियड ऑफ SHM जो हमें मिला वो मिला पाई अंडर रूट m बाय 6k प्लस m बाय 3k। बात समझ आई? बात समझ आई क्या? टू से डिवाइड इसलिए किया क्योंकि दोनों आधा आधा हुआ ना यार। जब नीचे गया होगा नीचे वाले एक्सट्रीम पे और वहां से लौटा होगा तो दोनों ने फोर्स लगाया, और जब ऊपर गया और नीचे लौटा तब सिर्फ रबर बैंड ने फोर्स नहीं लगाया, सिर्फ एक स्प्रिंग ने फोर्स लगाया। तो आधा SHM इसके टाइम पीरियड से हुआ है, आधा SHM उसके टाइम पीरियड से हुआ है, तो टोटल टाइम पीरियड क्या होगा दोनों को ऐड कर दो। बात समझ आई? बोलो भाई, समझ आई क्या? बस, तो ये था चॉकलेट ड्यू है बिल्कुल सुमित तुम्हारा, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ये था आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता जाएगा। एक फाइनल चीज और बता देते हैं जो कि आप अच्छे से जानते ही हो, उसे कहा जाता है सुपरपोजिशन ऑफ SHM। सुपरपोजिशन ऑफ SHM यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा SHM हो तो नेट SHM की इक्वेशन क्या होगी। जैसे मैं बोलूं कि एक SHM है y1, या x ले लेते हैं, जनरली x से रिप्रेजेंट करते हैं हम। जैसे मैं कहूँ x1 बराबर है a1 साइन ओमेगा टी, और x2 यह है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो x नेट की इक्वेशन क्या होगी, नेट SHM की इक्वेशन क्या होगी? तो सबको पता होगा क्या कर रहा हूँ, करने वाला हूं मैं। ये x1 इसका फेज पीछे है, ये x2 इसका फेज आगे है, ठीक है ना। यानी x1 तो एम्पलीट्यूड a1, ये एम्पलीट्यूड a2, ये नेट एम्पलीट्यूड a नेट, ये इनके बीच का एंगल कितना है दिया गया फाई। जो नया रिजल्टेंट आया है वो कितना एंगल क्रिएट करेगा, कुछ डेल्टा। सबको पता है ए नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन करना है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। यहां से आपको मिलेगा ए नेट। डेल्टा की बात करूं अगर मैं, तो डेल्टा भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, टेन डेल्टा। ये हो जाएगा आपका a2 साइन फाइव बाय a1 प्लस a2 कॉस फाइव। आपके पास डेल्टा आ गया, तो एक्स नेट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स नेट की इक्वेशन हो जाएगी ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अरे क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ये तो आप कितनी बार कर चुके, इसे तो कितनी बार ही कराऊंगा मैं। एक क्वेश्चन करा देता हूँ शगुन के लिए बस, ठीक है ना, सबका सही होना चाहिए, क्योंकि अभी भी AC में भी यही कर रहे हैं हम तब से। तो जैसे x1 बोल देता हूँ मैं 3 साइन ओमेगा टी, मान हाँ, और x2 बोल देता हूँ मान लो मैं 4 साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री। तो x नेट की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, देखो सॉल्यूशन। तो जो पीछे फेज वो 3 है, जिसका फेज आगे है वो 4 है, और ये एंगल 37 डिग्री है। ए नेट क्या मिल जाएगा हमें, ए नेट मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस ऑफ 37 डिग्री, यानी अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 प्लस 24 इंटू कॉस 37 हो गया आपका 4/5। ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ 221/5। ए नेट आ गया, तो एक्स नेट की इक्वेशन लिख सकता हूं मैं। उसके लिए बस मुझे क्या चाहिए, डेल्टा। तो टेन डेल्टा आपको पता है, टेन डेल्टा हो जाएगा a2 साइन फाइव साइन 37 3/5 अपॉन a1 प्लस a2 कॉस फाइव जो कि है 4/5। यानी आपको टेन डेल्टा की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी कितनी, 12 अपॉन
16 प्लस 15 यानी कि 31, है ना। तो यहाँ पुट कर दो बस, एक्स नेट आ जाएगा ए नेट √221/5 साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स 12/31। ये आपका आंसर है।